कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग एक ट्रेन स्टेशन पर इकट्ठे हुए होते, शायद उन्हें कहीं जाना था। कि तभी वहां पर ट्रेन का ड्राइवर सभी लोगों को कहता है कि तुम लोग पटरी से हट जाओ, क्योंकि इसके कंट्रोल अब सारे के सारे खराब हो चुके हैं। हम इस ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और वही प्लेटफॉर्म पर मौजूद जो लोग ये बात सुनते हैं तो वो भागने लग गए थे ताकि खुद की जान को बचा सकें। इतने में एक छोटा सा बच्चा ट्रेन की पटरी में फंस जाता है और उसकी मॉम चिल्लाते हुए ये कहती है कि कोई यहाँ पर आकर मेरे बच्चे की मदद करो। लेकिन वहां पर बाकी खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि तुम अपनी जान बचा लो, अब लेट हो चुकी है, बच्चे को मरने दो, अपनी जान को बचाओ और यहाँ से भागो। और वहीं पर मास्क पहने एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था। जब वो ये सारी बातें सुनता है तो वो एक साइड पर चला जाता है। अब ट्रेन जो कि उस बच्चे में और उसकी माँ में लगने वाली थी कि वो ज़ॉम्बी आगे बढ़कर अपने एक हाथ की मदद से उस ट्रेन को वहीं पर रोक देता है। जब बच्चे की माँ ट्रेन की तरफ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक खड़ी हुई थी और इस पर बच्चे की माँ को ज़ॉम्बी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। बच्चे की मॉम के हाथ में बच्चा था और वो उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जैसे ही वो उसके शेप को देखती है जो कि ज़ॉम्बी था तो उस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या। और ज़ॉम्बी फिर अपनी कहानी बताते हुए ये कहता है कि मेरा नाम है ज़ॉम्बी, क्योंकि ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी से आया है और बी भी ज़ॉम्बी से आया है। और अपनी उम्र के बारे में यही बता रहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र क्या है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब मरूंगा। लेकिन मेरा एक ड्रीम है, ड्रीम यही है कि मैं इंसानों के साथ दोस्ती करूंगा। मैं इंसानों को दिखा दूंगा कि ज़ॉम्बी इतने भी बुरे नहीं होते जितने इंसान समझते हैं। और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं सख्त मेहनत कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन चाहे जितना भी वक्त क्यों ना लग जाए फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा। और मुझे यही उम्मीद है कि एक न एक दिन ही सब में मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा। और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने काफ़ी सारे इंसानों की मदद भी की है। एक दिन एक प्लेन ग्राउंड में गिर रहा था, सभी लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी ही ये ज़ॉम्बी उस प्लेन को रोकने के लिए नीचे पहुंच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दिन एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और वहाँ के बच्चे अंदर फंस गए थे, तो उन्हें बचाने के लिए भी वो हेल्प करने के लिए जाता है। और फिर अपने बारे में ये भी बता रहा था कि जब मैं शुरू में ज़ॉम्बी बना था तब मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये उस दिन की बात है जब यहाँ पर ज़ॉम्बी बढ़ गए थे, एक एपोकलिप्स शुरू हो गया था। उस वक्त मैं एक स्कूल में पढ़ रहा था। तभी हमारे स्कूल पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। मैं वहाँ से नहीं भाग सका तो एक ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया और उसके बाद से मैं ज़ॉम्बी बन गया। और ऐसा वैसा ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक ऑर्डिनरी सा ज़ॉम्बी, जिसे जहाँ पर मौका मिलता मैं वहीं पर चल देता। जैसे कि तुम लोगों ने टीवी में देखा ही होगा कि जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जाते हैं मैं भी उन्हीं के साथ ही चल पड़ता था। और एक दिन इंसान मशीन गन्स लेकर हम पर अटैक करने के लिए आ गए। उन्होंने हमसे कोई वजह न पूछी कि हम किन हालात में हैं, बस अपनी गोलियां हम पर बरसाते रहे और हमें मारते रहे। तो जब भी ज़ॉम्बी कहीं इंसानों को मिल जाते वहीं पर वो उसे मार देते। ना सिर्फ उन्होंने हमसे फ्यूल हासिल किया बल्कि वो लोग हमें एनर्जी मशीन के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। इवन हम तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी बन गए थे। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर ज़ॉम्बीज़ इंसानों को क्यों खाना चाहते हैं या फिर इंसान ज़ॉम्बीज़ को क्यों मारते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर सरवाइव करना था तो इसलिए मैंने खुद में चेंजिंग लाना शुरू कर दी। मैं सख्त ट्रेनिंग करने लग गया। उसके बाद से मैंने रनिंग की, लिफ्टिंग की, जंपिंग की, स्विमिंग की। मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया, सिर्फ प्रोटीन पाउडर ही खाता था, वो भी एक दिन में 3 टाइम। और अगर मुझे रात का भी फ्री वक्त मिल जाता तो मैं वहाँ पर भी ट्रेनिंग करता था। और एक दिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि आप मुझे इनविंसिबल कह सकते हैं। जब मेरे पास नॉलेज आ गया, मेरे पास पावर आ गई, तो मैंने यही डिसाइड किया कि मैं अब इंसानों की दुनिया में ही रहूँगा। मैंने हमेशा इंसानों की मदद की ताकि इसकी वजह से ज़ॉम्बीज़ के रिलेटेड उनका नज़रिया बदल सके और वो ज़ॉम्बीज़ को अच्छा समझने लग जाएँ। इसलिए मैंने यहाँ पर एक सिविलाइज्ड लाइफ को चूज़ किया। मैं यहाँ पर एक अच्छा ज़ॉम्बी बनकर रहना चाहता था। और एक दिन जैसे जाकर फ्रिज चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि वहाँ पर खाना कम पड़ा हुआ है। तो वो शॉपिंग करने के लिए बाहर चला जाता है। वो जैसे शॉपिंग करने के लिए एक शॉप में गया था, वहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदता है तो वहाँ के शॉपकीपर उसे ये कहते हैं कि आप हर वक्त मास्क पहने खड़े रहते हैं, ये आपके लिए ठीक रहता है क्या, आपको इससे कोई उलझन वगैरह नहीं होती। तो आगे से ज़ॉम्बी उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने मास्क नहीं पहना हुआ था बल्कि उसकी तो शक्ल ही ऐसी थी। अब जैसे शॉपिंग करके बाहर आया था वहाँ पर कुछ लोग सामान ढो रहे थे और ये भी उन्हीं में शामिल था कि इसे देखने के साथ ही कुछ कैमरा मैन वगैरह के लोग आए हुए थे और वो ये चाहते थे कि आखिर इस मास्क के पीछे बंदा कौन सा है।
वो इस ज़ॉम्बी की आइडेंटिटी रिवील करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये एक ज़ॉम्बी है, इसने कोई मास्क नहीं पहना हुआ। अब ज़ॉम्बी अपने काम पर लगा हुआ था कि तभी उसे एक पोस्टर नज़र आता है, जहाँ पर एक डेंजर लेवल एसएसएस लेवल का ज़ॉम्बी था और उसकी बाउंड्री लगाई गई थी। अब मीडिया वाले बंदे के साथ जो कैमरामैन था, वो मीडिया वाले बंदे को यही कहता है कि क्या आपको पूरा यकीन है कि इसने पूरे एयरप्लेन को अपने हाथ से उठा लिया था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में अफ़वाह भी हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो इस पर उसके साथ बैठा हुआ मीडिया वाला बंदा उसे ये कहता है कि हाँ, हाँ, तुमने सही कहा, इसलिए तो हम उसका मास्क उतारेंगे और देखेंगे कि इस मास्क के नीचे कौन है और फिर उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज़ कर देंगे। वो दोनों इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं जिसने पूरा ट्रक ही अपने हाथों से उठा लिया था। और इस ट्रक को उठाने के बाद वो स्पेस से भी बाहर चला जाता है और ये देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई बंदा इतना ताकतवर कैसे हो सकता था। अब ज़ॉम्बी एक दफ़ा तो स्पेस से भी बाहर चला जाता है और फिर जाकर दूसरे सिटी में पहुंच गया था, जहां पर कुछ ज़ॉम्बीज़ भूख के मारे तड़प रहे थे। जैसे ही बाकी ज़ॉम्बीज़ देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा किंग वापस आ गया और उसके पास तो खाना ही है। कुछ बच्चे तो ज़ॉम्बी को ये भी कहते हैं कि किंग आप यहाँ पर तो वापस आ गए, क्यों ना आप नॉर्मली ट्रक को यहाँ पर ड्राइव करके आते, ना कि उठा कर ले आते, जैसा कि बाकी इंसान ड्राइव करके कहीं इधर उधर जाते हैं। तो इस पर आगे से ज़ॉम्बी उन बच्चों को यही बताता है, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे उड़ा कर ले आया। और ज़ॉम्बी हमें यही बताने लग जाता है कि मैं जिस जगह पर सारे ज़ॉम्बीज़ को लेकर आया, यहाँ पर इंसान दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर हमने ऐसा प्रोटीन बनाया है जो कि इंसानों के खून के बदले में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ज़ॉम्बी वहाँ पर एक बच्चे से ये पूछता है कि गू और बाकी के लोग कहाँ हैं? तो वो बच्चा उसे ये बताता है कि वो सभी लोग तो होटल के मेन हॉल में पहुँचे हुए हैं। अब हमें कुछ ज़ॉम्बीज़ की किस्में बताई गई थी, जिसमें तो एक लैंग था, वो भी बॉस लेवल ज़ॉम्बी था। फिर फुर, वो भी बॉस लेवल ज़ॉम्बी था। फिर आगान, वो भी बॉस लेवल ज़ॉम्बी था। आगू, वो भी बॉस लेवल ज़ॉम्बी था। वारमिंट, वो भी बॉस लेवल ज़ॉम्बी था। और ब्लैकी, वो भी बॉस लेवल ही ज़ॉम्बी था। और इन सभी के लेवल एसएसएस थे। अब ज़ॉम्बी जैसे ही हॉल में जाता है तो वहाँ पर ये सारे एसएस रैंक के ज़ॉम्बीज़ अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और यही कहते हैं कि हम अपने मैजेस्टी को वेलकम कहते हैं। अब ज़ॉम्बी आगे जाता है और वो गू को ये कहता है कि इंसानों ने फिर तुम पर वांटेड लिस्ट लगा दी है। तो इस पर गू से यही बताता है कि मुझे सबके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी इंसान को देखता हूँ तो मैं अपना आपा खो बैठता हूँ और फिर उसे मार देता हूँ। और ब्लैकी भी फिर यही कहता है कि योर मैजेस्टी, आपको तो पता ही है कि हमारे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं और इंसानों से बचने के लिए हमने कई जगह तब्दील की हैं। और वर्मेंट ये देखने के साथ अपनी चेन से बाहर निकालने लग जाता है और ये कहता है कि बॉस आप हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम बाहर जा सकें और इंसानों के साथ फाइट कर सकें, क्योंकि मेरी चेन साहब को इसमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो जाकर फिर ज़ॉम्बी अपनी जगह पर बैठ जाता है और उन सभी को यही कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि इंसान कितने टेरिफाइंग हो चुके हैं। कि तभी वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है और वो सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं और उसी वॉइस के बारे में बात करने लग गए थे। बाहर अब एक एयरप्लेन आ चुका था और ये कोई आम एयरप्लेन नहीं, बल्कि मिलिट्री की तरफ से भेजा गया एयरप्लेन था। इसमें काफ़ी वेपन्स भी मौजूद थे और इन्हें लीड कर रही थी एक लड़की, जिसे लोग प्रेसिडेंट के नाम से पुकार रहे थे। और इसी एयरप्लेन में बैठे हुए लोग यही कहते लग जाते हैं कि यहाँ के सिग्नल नॉर्मल है और हर चीज़ क्लियर है, हमारे इक्विपमेंट भी रेडी हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम उन पर अटैक कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ ही उन लोगों ने एक आर्म न्यूक्लियर वार हेड ज़ॉम्बीज़ के ऊपर फेंक दिया था, जो कि 20 मिनट्स में फट जाएगा। अंदर बैठे हुए ज़ॉम्बी को इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है और वो बस बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि वही प्रेसिडेंट यही कहती है कि इन ज़ॉम्बीज़ ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है, अब तो हम इन्हें आकर मदद से खाएंगे और इन्हें बताएंगे कि इनकी औकात क्या है। जबकि वर्मन ये देखने के साथ ही अपने बॉस को यही बताता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ह्यूमंस आ चुके हैं। और वो वेमन यही कहने लग जाता है कि बॉस अगर आप इजाज़त दें तो मैं बाहर जाकर उन सभी को काट दूंगा। तो इस पर बॉस कहता है कि नहीं नहीं, तुम बाहर मत जाओ, बल्कि तुम कोशिश करोगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट करो। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जाऊँगा और इन इंसानों के साथ डील करने की कोशिश करूँगा। और वहीं पर मिलिट्री के लोग भी अब अंदर जा रहे थे। उन्हें भी ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी कि 20 मिनट के अंदर अंदर जितने भी सिविलियंस को इवैक्यूएट कर सकते हैं उन्हें करना होगा। और इस सब के बारे में जितने भी अब मिलिट्री के लोग अंदर जा रहे थे वो सारे कहते हैं कि हमने आपके इस मैसेज को काफ़ी कर लिया है। और वहीं पर एक मार्शल भी था जिसने काफ़ी सारी चीज़ें पहने हुए थे, जो कि एक आर्मर के तौर पर था, और उसे भी इस बात की इजाज़त दे दी जाती है कि अगर वो तैयार है तो वो ज़ॉम्बीज़ के शहर पर अटैक कर सकता है।
तो इस पर मार्शल यही बताता है कि प्रेसिडेंट आप फिक्र ही मत करें, मैं इन सभी के लिए तैयार हूँ। अगर बॉस ज़ॉम्बी भी यहाँ पर आ गया तो मैं तो उसे भी मार दूँगा। फिर हम एक डॉक्टर या साइंसदान, उसका नाम ब्रदर फे था, उसको देखते हैं। वो स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहा था और उसका असिस्टेंट खुश होते हुए ये कहने लग जाता है कि लगता है कि हमने तो काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ देख लिए हैं। तो इस पर ब्रदर फे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो अच्छी बात है ना, तो हमें जाकर अब उनके साथ खेलना होगा। अब उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पर फँसाने के लिए कुछ इंसानों को एक पिंजरे में बंद किया था और फिर वही पिंजरा ज़मीन पर फेंक देते हैं ताकि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ उन्हें खाने के लिए इकट्ठा हों और मिलिट्री के लोग उन पर अटैक करके उन्हें मार दें। और बिल्कुल प्लान के मुताबिक जैसे इंसान नीचे आते हैं, ज़ॉम्बी उन्हें खाने के लिए उनके करीब जाते हैं कि मिलिट्री के लोग उन पर गोलियां बरसाने लग गए थे। लेकिन वो गोलियां उन पर असर नहीं कर रही थी। इसकी वजह से मिलिट्री के लोगों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। अब उन लोगों में कुछ छोटे-मोटे बच्चे भी थे, तो उन्हें बचाने के लिए ज़ॉम्बी बॉस खुद वहाँ पर आकर खड़ा हो गया था ताकि वो उन बच्चों की जान को बचा सके। और ये देखते साथ ही एक मिलिट्री का बंदा बड़ा वेपन लेकर आ जाता है और ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ज़ॉम्बी को ना मार सकें। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें अपनी फायर पावर को बढ़ाना होगा और उन्हें मारना होगा। और फिर एक बंदा जल्दी से जाकर अपने सर को यही बताता है कि वो जो बंदा उनकी जान बचा रहा है, मुझे लगता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है जो कि यहाँ पर आकर उन लोगों की मदद कर रहा है। और ये बंदा वैसे ही मशहूर है क्योंकि ये हर वक्त ज़ॉम्बी मास्क पहने हुए फिर रहा होता है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये ज़ॉम्बी मास्क नहीं बल्कि असल में वही था। तो इस पर सार चलाते हुए ये कहते हैं कि हम लोग गलत बंदे पर निशाना बांध रहे हैं, वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि वो तो एक इंसान है, हमें उसे बचाना होगा। तो अब जितने भी फायरिंग उस पर हो रही थी सारी की सारी फायरिंग बंद कर दी जाती है और उसकी वजह से ज़ॉम्बी बॉस अब रिलैक्स हो गया था। कि तभी दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को यह बताया जाता है कि बॉस ज़ॉम्बी को डिटेक्ट कर लिया गया और मार्शल तक भी यह खबर पहुंच जाती है। तो मार्शल उन सभी लोगों को ये कहता है कि अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और इतना कहते साथ ही वो जिस प्लेन पर आया था उससे नीचे की तरफ जंप लगा देता ताकि जल्दी से जाकर उनके बॉस का खात्मा कर सके। और दूसरी तरफ एक का जो असिस्टेंट बैठा हुआ था वो काफ़ी खुश था। वो यही बता रहा था कि लगता है कि हमने सारे सिविलियंस की मदद कर ली है, अब लगता है कि हमारा खेल शुरू होने वाला है। तो फे भी उसे ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कुछ इंटरेस्टिंग करने की ज़रूरत है। इस बार उसका असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। उनके ज़हन में कोई शैतानी प्लान चल रहा था और उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से एक ज़ॉम्बी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बन जाता है। इवन ज़ॉम्बी बॉस भी उसे देखने के साथ काफ़ी हैरान हो गया था। और जब सारे लोग वहाँ पर देखते हैं कि ये ज़ॉम्बी काफ़ी खतरनाक बन चुका है तो वो लोग वहाँ से इवैक्यूएट करना ही बेहतर समझते हैं और वहाँ से उस जगह को छोड़कर भागने लग गए थे। अब स्क्वाड्रन लीडर तेजी से आगे की तरफ भागने लग जाता है। उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बॉस ही था क्योंकि वो उसे ऐसा लगा था कि ये एक इंसान है। ज़ॉम्बी बॉस उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर हैरान हो जाता है और स्क्वाड्रन लीडर जल्दी से आगे जाकर उसे हवा में उछाल लेता है, अपने कंधे पर रख लेता है ताकि उसकी जान को बचा सके। फिर उसे जाकर एक गाड़ी में पटक देता है, ड्राइविंग सीट पर बिठाकर उसे यही कहता है कि जल्दी से गाड़ी चलाओ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अब ज़ॉम्बी बॉस करता ना क्या करता, वो उसे गाड़ी चलाना ही पड़ दिया है, लेकिन वो ड्राइविंग स्किल से लग रहा था कि उसके पास सच में ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं था क्योंकि वो गाड़ी कभी इधर चला रहा था कभी उधर चला रहा था। फिर ज़ॉम्बी गाड़ी में बैठा ही था कि एक लड़की उसके पास आती है, उसे ये कहने लग जाती है कि तुम ही वो ज़ॉम्बी मास्क पहने हुए इंसान हो ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम मास्क के बगैर कैसे दिखते हो। तो इस पर ज़ॉम्बी हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो उस लड़की को क्या कहे। अब वही ज़ॉम्बी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे गाड़ी को उठा लेता है, उसे देखने के साथ सभी लोग हैरान हो तो ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। कि तभी इतने में वहाँ पर मार्शल भी आ गया था। अब मार्शल उस ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लग जाता है। मार्शल को देखते साथ ही सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो स्वॉर्ड्समैन है, ये तो यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आया। अगर मार्शल यहाँ पर आ गया तो अब हमारी जीत तय है। मार्शल वहाँ पर आते साथ ही सभी सिविलियंस को ये कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और अपने बाकी सिपाहियों को कहता है कि अगर यहाँ पर कोई और सिविलियन रह गया है तो उसे भी यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे मैं खुद ही निपट लूंगा। और स्क्वाड्रन लीडर जैसे ही अपनी मंजिल पर पहुंचा था, जब जाकर सिचुएशन के बारे में पूछता तो एक सिपाही आगे बढ़कर उसे बताने लग गया था कि मार्शल खुद जाकर ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने के लिए गए हैं और मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी बॉस भी वहां पर अपेयर हो चुका है। ज़ॉम्बी बॉस जब ये आवाज़ें सुनता तो ये कहने लग गया था कि ये आवाज़ तो लिटिल नाइन की है ना, वो भला वहाँ पर क्या कर रहा है। जबकि वही मिलिट्री में आई हुई छोटी सी लड़की उस ज़ॉम्बी को यही कहती है कि तुम यहीं पर रुको, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। बस इतना कहते साथ ही उसकी तरफ देखते हैं तो वो वहाँ से गायब हो चुका था और ये देखकर वो हैरान हो जाती है। ये कहती है कि ये इतना जल्दी कहाँ चला गया। और उधर वो ज़ॉम्बी और मार्शल आपस में फाइट कर रहे थे कि तभी मार्शल अपनी सवार निकाल कर उसे एक ही झटके में वहीं पर ख़त्म कर देता है। और ये देखते साथ ही ज़ॉम्बी बॉस भी जल्दी से जाकर उस ज़ॉम्बी के पास खड़ा हो गया था और वो देख पा रहा था कि कैसे उसके सामने ज़ॉम्बी की लाश पड़ी हुई है।
और वहीं पर मिलिट्री में बैठे हुए लोग यही खुशियां मनाने लग जाते हैं कि हमें मार्शल की तरफ से न्यूज़ मिल गई है कि ज़ॉम्बी बॉस मारा गया है। और प्रेसिडेंट जैसे ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है और यही कहती है कि हम सभी का इसमें काफ़ी योगदान है और हम सभी ने मिलकर उससे हराया। अब ज़ॉम्बी बॉस अपने ज़ॉम्बी के पास खड़ा था और ये कह रहा था कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, पता नहीं तुम लोगों ने यहाँ पर आकर इन्हें क्यों मारा। जबकि इस सारी बातों से मार्शल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो उसे ये कहता है कि मैं तमाम ज़ॉम्बीज़ को मार दूंगा। वो तेज़ी से ज़ॉम्बी बॉस की तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है ताकि उसे भी ख़त्म कर सके जैसा उसने पहले ज़ॉम्बी को ख़त्म किया था। और उस ज़ॉम्बी के बारे में एक लड़की कंप्यूटर पर चेक करते हुए सभी लोगों को अलर्ट करते हुए यही बताती है कि हमने एक और ज़ॉम्बी को डिटेक्ट कर लिया और वो कोई आम ज़ॉम्बी नहीं बल्कि बॉस लेवल का ज़ॉम्बी है। जिस पर दूसरा बंदा खुश होता है, उसे ये कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि हमारे मार्शल वहाँ पर गए हुए हैं और इस सारे मामले को मार्शल आराम से संभाल लेंगे और उसे भी मार देंगे। जिस पर वो लड़की जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रही थी, वो जैसे उन सभी को बताती है कि मार्शल ऑलरेडी मारा जा चुका है। प्रेसिडेंट जैसे ही ये बात सुनती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या कह रही है। और फिर मार्शल को दिखाया जाता है जो कि एक लाइट के ऊपर लटका खड़ा था और नीचे ज़ॉम्बी बॉस खड़ा हुआ था। अब वही पहले वाली लड़की काफ़ी घबराते हुए मार्शल को बताने लग जाती है कि मार्शल का अब लाइफ सिग्नल हमें नहीं मिल रहा, लगता है कि वो मारा जा चुका है। और ऊपर से शहर में बसने वाले तमाम इंसानों को भी इन लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया था। जबकि सबकी वजह से प्रेसिडेंट काफ़ी गुस्से में आ गई थी, तो वो खुद ही उनसे फाइट करने का डिसाइड करती है। जिस पर उसकी टीम के लोग उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रेसिडेंट आप अकेले जाकर उसके साथ फाइट नहीं कर सकती, आपको कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब प्रेसिडेंट उस ज़ॉम्बी बॉस के पास आ जाती है, उस पर अटैक करती है। ज़ॉम्बी बॉस उसके अटैक से आराम से बच जाता है और ये देखते साथ ही वो ये कहती है कि आखिर ये बंदा बना किस चीज़ से है। और वही अंदर बैठी हुई प्रेसिडेंट की असिस्टेंट से ये कहती है कि आप बगैर मदद के वहाँ कैसे चली गई, इस तरह तो हम आपकी मदद भी नहीं कर सकते, क्या आप ठीक हैं? तो प्रेसिडेंट उससे बताती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अब ज़ॉम्बी उसे ये कहता है कि मैं आपसे पहले माफ़ी मांग चुका, तो आप फिर बार बार मुझ पर क्यों अटैक कर रही हैं। तो इस पर प्रेसिडेंट उसे ये बताती है कि तुम तो बात भी कर सकते हो, लगता है कि तुम एक म्यूटेंट और वेरिएंट हो, और अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हें मारने में और भी मजा आएगा। वो इनहांस ब्लेड की तकनीक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। ज़ॉम्बी ये देखने के साथ उसे ये कहता है कि 1 मिनट रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुन लो, ऐसे मुझ पर अटैक कर रही हो। प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें बात करनी है तो जाकर तुम हेल में मुझसे बात कर लेना, लेकिन यहाँ पर हम बात नहीं कर सकते। वो बार बार उस ज़ॉम्बी पर अटैक करती रहती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी बार बार उसके अटैक से बचता रहता है और सबकी वजह से ही प्रेसिडेंट को काफ़ी गुस्सा आ गया था। और उधर जल्दी से लोग मार्शल को उठाकर वापस जा रहे थे। मार्शल की हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई थी और प्रेसिडेंट को ये बात बता दी जाती है कि तमाम सिविलियंस को एवैक्यूएट कर लिया जाता है और अगर आप चाहें तो इस फाइट को छोड़कर हमारे साथ वापस चलें। लेकिन प्रेसिडेंट इसके बारे में उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी और इस बात को लेकर वो लोग और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट उस ज़ॉम्बी के पीछे पड़ी हुई थी और उसे मारने की कोशिश कर रही थी। ज़ॉम्बी उसके आगे आगे भाग रहा था और इस पर प्रेसिडेंट उसे ये कह रही थी कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो। तो इस पर ज़ॉम्बी उसे यही बताता है कि मैं भागूँ ना तो क्या करूँ, क्योंकि तुम ही तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा तो तुम मुझे मार दोगे। इस पर फिर प्रेसिडेंट अपने लेवल 2 की तकनीक का इस्तेमाल करती है और उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देती है। और उसे ऐसा लगा था कि ये ज़ॉम्बी यहीं पर मारा गया है और उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और वो यही कहती है कि प्लेन को नीचे लेकर आ जाओ और मुझे यहाँ से ऊपर लेकर जाओ। और दूसरी तरफ बैठा हुआ फे का असिस्टेंट उसे यही बताता है कि हमने तमाम सिविलियंस को रेस्क्यू कर लिया है, अब हम आगे क्या करें। ब्रदर फे यही कहता है कि हमने उन्हीं लोगों में एक सिपाही को भेजा हुआ है, तो हमें उसी का यूज़ करना होगा। इनके ज़हन में एक और प्लान चल रहा था और इसी शहर में सिविलियंस जिनको बचा लिया गया था वो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो बच गई थी। और प्लेन में बैठा हुआ बंदे की नज़र साइड पर पड़ जाती है जहाँ पर एक बंदा आगे बढ़ता है और रेड बटन को दबा देता है और ये रेड बटन वहाँ पर न्यूक फायर कर देता है। वो लोग जो कि अभी भी काफ़ी सारी खुशियाँ मना रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम जल्दी घर चले जाएंगे, कि तभी ये न्यूज़ हर जगह पर फैल जाती है कि हमने एक सिपाही को पकड़ लिया है जिसने यहाँ पर न्यूक को ड्रॉप कर दिया है। वो लोग जो कि खुशियाँ मना रहे थे, उनकी ये खुशियाँ गम में चेंज हो जाती हैं। अब उनके अपनी जान के लाले पड़ गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका आखिरी वक्त करीब आ चुका है। और प्रेसिडेंट को भी यही बता दिया गया था कि प्रेसिडेंट क्या आप हमें सुन रही हैं, यहाँ पर एक सिपाही था जो कि दुश्मन ने भेजा हुआ था और उसने न्यूक्लियर वार हेड को ड्रॉप कर दिया है। प्रेसिडेंट जब ये बात सुनती है तो वो भी काफ़ी शॉक्ड थे।
और उसके एरोप्लेन में बैठा हुआ एक बंदा ये कहने लग जाता है कि प्रेसिडेंट, हम डोर ओपन करने वाले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जंप लगा कर इस एरोप्लेन पे आ जाइएगा ताकि हम यहाँ से फिर भाग सकें और जो भी यहाँ पर कोई धमाका हो उससे हम बच सकें। इतना सुनने के साथ ही प्रेसिडेंट अपने लेग बूस्टर का इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि उसकी मदद से वो प्लेन में पहुंच सके, लेकिन वहाँ पर उसके ये बूस्टर्स काम ही नहीं करते। और पायलट बैठा हुआ ये कहने लग जाता है कि क्या प्रेसिडेंट वापस आ गए या अभी तक वहीं नीचे फंसी हुई हैं, और उनके पास टाइम भी कम था। इसके बारे में प्रेसिडेंट भी जानती थी। उसके भी पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि उसके बूस्टर्स काम नहीं कर रहे थे और इसके बगैर वो प्लेन में नहीं चढ़ सकती थी, वो भी जंप लगाकर। फिर वो साइड पर देखती है जहाँ पर वही ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था, वो ज़मीन के अंदर दंसा हुआ था, और ये देखकर वो ये कहती है कि लगता है कि मैंने अपने बूस्टर्स की बैटरी ख़त्म कर ली, वो भी इस म्यूटेंट को पकड़ने के लिए। और जब मैं नीचे आई थी मैंने इन्हें चार्ज भी नहीं किया था। अब वक्त के साथ साथ उसकी हालत और भी ख़राब होती जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि साइड पर वही ज़ॉम्बी आ चुका था। ज़ॉम्बी फिर उसे पकड़ता है, घुमाता है और फिर हवा में उछाल देता है ताकि वो प्लेन में सवार हो सके। और जैसे ही वो प्लेन में सवार हुई थी वहाँ पर उसके लोग आगे से उसे रिसीव कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें इस प्लेन के दरवाज़ों को बंद करना होगा और यहाँ से भागना होगा। जबकि प्रेसिडेंट के ज़हन में अभी म्यूटेंट ही था और वो नीचे की तरफ देखकर जोर से चिल्लाती है कि म्यूटेंट। वहीं पर नीचे खड़ा हुआ ज़ॉम्बी फिर अपनी पावर का यूज़ करता है जिसकी वजह से ज़मीन में दरारें भी पड़ गई थीं, और इसी तरह जंप ऊपर लगा देता है ताकि वो जाकर उस न्यूक को रोक सके जो कि ज़मीन के साथ टकराने वाला था और ज़ॉम्बीज़ की जान जाने वाली थी। जैसे ही जाकर वो न्यूक्लियर वार हेड के साथ टकराता है तो न्यूक्लियर वार हेड का वहीं पर कचूमर निकल जाता है, और जो लोग भी ये सब कुछ देख रहे थे उन सभी की हालत पतली हो जाती है क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कोई बंदा इतना भी स्ट्रांग हो सकता है। और न्यूक्लियर वार हेड वहीं पर फट गया था, लेकिन इस सब की वजह से एक जोरदार धमाका होता है और नीचे कोई भी नुकसान नहीं होता। अब सभी लोग ये देखना चाहते थे कि ज़ॉम्बी को इससे नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन ज़ॉम्बी को इससे ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ उसके कपड़े ही फटे थे। और हाँ, वो कपड़े उस गलत जगह से भी फट गए थे, और वो यही कहता है कि लगता है कि इससे तो मेरी बट खराब हो जाएगी। फिर जो कि दूर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा था तो वो अपने चमचे को यही कहता है कि लगता है कि अब हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। तो वहाँ पर बैठा हुआ उसका चमचा उससे यही कहता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई लाइफ ज़रूर है, और मुझे लगता है कि जहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ पर और भी लोग हैं। तो ब्रदर फेव से ये कहता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि हम किसी एकेडमी के लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं, हम पहले भी इन जैसे लोगों के साथ फाइट कर चुके हैं, तो अब हमें नेक्स्ट मिशन को कंप्लीट करना होगा। तो इस पर उसका सिस्टर कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। और प्रेसिडेंट जो कि प्लेन में बैठी हुई थी वो बिल्कुल चुप और सहमी हुई थी। तो सारे लोग इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि पूरी ज़िंदगी इसका एक ही मिशन था और वो मिशन ये था कि ज़ॉम्बीज़ को मारना, लेकिन आज देखो एक ज़ॉम्बी ने इसकी जान बचा ली। और फिर उसके पास एक लड़की आ जाती है, उसके हाथ में एक स्क्रीन थी और वो ये कहती है कि लगता है कि यहाँ पर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस बंदे ने आपकी जान बचाई है वो एक ज़ॉम्बी नहीं था, जिसने ज़ॉम्बी का मास्क पहना हुआ है ये एक बंदा है जो कि शहर में रहता है, अपनी ज़िंदगी आराम से एंजॉय कर रहा है, और इसकी आइडेंटिटी ही ज़ॉम्बी मास्क है। और फिर ज़ॉम्बी बॉस को फ़ोन आ गया था, ये फ़ोन उसे विलामन ने किया था जो कि उसे ये बता रहा था कि हम इस जगह से आराम से बच गए। और फिर ज़ॉम्बी बॉस उससे ये कहता है कि ये तो अच्छी बात हो गई, ठीक है तुम जाकर अपनी जगह पर सेटल डाउन हो जाओ, जब तुम वहाँ पर सेटल हो जाओगे फिर मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊँगा। और फिर प्रेसिडेंट ये पता लगाने लगती है कि ये ज़ॉम्बी कब अपने घर जाएगा और जाकर वो उससे बात कर सके। तभी जैसे ज़ॉम्बी अपने घर गया था वहाँ पर जाते साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर देता है, और फिर अपने फैमिली की फ़ोटोज़ भी देखता हूँ। ये कहता है कि पता नहीं मेरी फैमिली सेटल डाउन हुई होगी भी या नहीं, मुझे जाकर उन्हें भी तो देखना है। कि उसके दरवाजे पर एक ज़ोरदार लात लगती है और उसकी वजह से उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पर प्रेसिडेंट आ चुकी थी। उसके साथ कुछ और भी बंदे थे, उन्हें वो यही कहते हैं कि यहाँ पर किचन में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम उठा लो, बाथरूम में जो चीज़ें मौजूद हैं, बेडरूम में जो चीज़ें मौजूद हैं, हम इन सभी को अपने साथ लेकर जाएंगे। और ये सब कुछ देखने के साथ ज़ॉम्बी जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा था वहीं पर नीचे गिर जाता है, और वो ये कहता है कि तुम लोग हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही काम तंग करते रहोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो ये सुनना ही था कि वो बॉस प्रेसिडेंट आगे बढ़ते उसे ये कहते हैं कि हम यहाँ पर बियॉन्डर्स एकेडमी से आए हैं, और हम आपको बताते हुए कि काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपको एकेडमी ने एक्सेप्ट कर लिया है, और आज से तुम हमारी एकेडमी के एक मेंबर हो। और अपने साथ मौजूद एक गार्ड को इशारा करते हुए कहती है कि अभी जाओ और इसे पकड़ लो। तो वो गार्ड जाकर उसे उठाने लगता है, जिस पर वो ये कहता है कि एक मिनट रुक तो जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो चलाते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम मुझे उठाकर कहाँ लेकर जा रहे हो,
मुझे एक बात तो बताओ, क्या ज़ॉम्बी भी कभी स्कूल गए हैं? तो इस पर आगे से प्रेसिडेंट उसे ये बताती है कि हम तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि तुमने ये सारा मास्क पहना हुआ है। तुम ज़ॉम्बी की तरह दिखावा करते हो, लेकिन तुम असल में एक इंसान हो। अब जैसे प्रेसिडेंट बाहर आई थी, वहाँ पर वो एक छोटी-मोटी लड़की भी खड़ी हुई थी और वो प्रेसिडेंट को ये कह रही थी कि आपको लगता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस अकेडमी में ज्वाइन होना इतना भी आसान नहीं होता और आपने इसका नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिया। तो आगे से प्रेसिडेंट उसे ये कहती है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये सब कुछ ठीक ही चल रहा है और वैसे भी वो मेरे साथ ही रहेगा। और अंदर मौजूद गार्ड यही कहने लग जाते हैं कि अपना अपना काम तेजी से करना होगा, यहाँ पर जितने भी चीज़ें मौजूद हैं हम इन चीज़ों को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना होगा। और थोड़ी ही देर में वो तमाम लोग अपना काम पूरा कर लेते हैं। अब उस रूम में प्रेसिडेंट बैठी हुई थी और उसके साथ साथ वही ज़ॉम्बी बैठा हुआ था। वो लोग अब नए घर में शिफ्ट हो चुके थे और ये सब कुछ देखने के साथ ज़ॉम्बी मुस्कुराते हुए प्रेसिडेंट को यही कहता है कि लगता है कि फ्यूचर में यही मेरा घर होने वाला, क्या मैं यहाँ पर सो भी सकता हूँ? तो इस पर प्रेसिडेंट उसे बताती है कि तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ कहोगे वैसे ही कर पाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ सो पाओगे? ये बात सुनने के साथ ही ज़ॉम्बी के तो सारी चीज़ खड़ी हो जाती है। तो ये कहता है कि नहीं, नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। और वो उसे ये कहती है कि अगर तुमने सोना ही है तो तुम गेस्ट बेडरूम में जाकर आराम से सो सकते हो। तो आगे से ज़ॉम्बी मन ही मन में यही कहता है कि लगता है कि तुमने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया है, मैं असल में इंसान नहीं हूँ। इतना सुनने के साथ ही प्रेसिडेंट अपनी जगह पर खड़ी होती है, तो वो अपनी लेग्स से नीचे मौजूद रोबोटिक चीज़ों को उतार देती है और ये देखते साथ ही ज़ॉम्बी चलाते हुए कहता है कि तुम्हारी टांगों को क्या हुआ? तो इस पर आगे से प्रेसिडेंट उसे यही बताती है कि मेरी मर्ज़ी मैं जैसा ही करूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो ज़ॉम्बी कहता है कि नहीं, नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने पास के बारे में बता रही थी कि मैं अपने विलेज में थी, छोटी बच्ची थी, तभी वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। मेरे पेरेंट्स उनके काटने की वजह से ज़ॉम्बीज़ बन गए थे और उन्होंने मेरी टांगों को काट लिया था, जिसकी वजह से मैं भी ज़ॉम्बी बन सकती थी। मुझे वहाँ पर सर्वाइव करना था, तो मैं चाकू निकाल कर अपनी टांगों को काट दिया और अपने पेरेंट्स को मार दिया। और उस दिन से मुझे ज़ॉम्बी से नफरत है और मैंने वादा किया कि मैं हर ज़ॉम्बी को मार दूंगी जिससे मैं मिलूंगी। ये तो रही मेरी कहानी, क्या तुम कुछ कह रहे थे? इस पर ज़ॉम्बी हैरान होते हुए ये कहते, नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। भला वो ये सब कुछ कैसे कह सकता था? उसे पता था कि ये तो उसे फौरन मार देती। अब उससे टॉपिक चेंज करने का डिसाइड कर दिया, तो वो उससे पूछता है कि हम टॉपिक को चेंज करते हैं और मुझे बताओ कि आखिर ये बियॉन्डर्स अकेडमी है क्या चीज़? तो आगे से वो उसे ये बता दिया कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग स्पेशलाइजेशन हासिल करता है, वो भी ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए। ये पूरे 1000 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ गए थे, तो हमारे एंसेस्टर ने सर्वाइव करने के लिए एक अकेडमी को बना लिया था। और इस अकेडमी का एक ही मकसद है, यहाँ पर आने वाले लोग ज़ॉम्बीज़ को कत्ल करते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे टैलेंटेड लोग आए हैं जिन्होंने काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा है। और ये सारी बातें सुनने के साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि ये एकेडमी तो ज़ॉम्बी आउटब्रेक के 200 सालों के बाद बनी थी। मुझे थोड़ा बहुत ही याद है, उस वक्त मैं जब शुरू में ही ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ था, मुझे वहाँ पर काट लिया गया था और मैं एक ज़ॉम्बी बन गया था। और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर 1000 साल से ऊपर हो चुका है। और फिर प्रेसिडेंट उसे ये बताने लग जाती है कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि तुम जाकर कल अकेडमी में पार्टिसिपेट करना, ताकि वहाँ पर जाकर तुम मेरी बेइज्जती न करवा सको। और भागने के बारे में तो ज़रा बराबर भी मत सोचना, अगर तुम भाग गए तो हमारी एकेडमी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाएगी और फिर तुम्हारा पता लगवाया जाएगा और फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। और वहाँ से जाते उसे ये बताती है कि मैं तुम्हें अपना नाम बताना भूल गई, मेरा नाम है वायलेट और कल डॉन तुमसे मिलने के लिए आएगी और वही तुम्हें एकेडमी की लेकर जाएगी। मुझे यकीन है कि तुम उससे मिल चुके होगे। तो इस पर ज़ॉम्बी बताता है कि हाँ, मैं उससे मिल चुका हूँ। लेकिन फिर अपने मन ही मन में यही कहता है कि लगता है कि मुझे ऐसे बंदा याद नहीं जिसका नाम डॉन हो। और अगले दिन ही वो डॉन से मिलने के लिए चला जाता है। डॉन उससे मिलकर काफ़ी एक्साइटेड थी और वो उसे ये कहती है, क्या मास्क पहने हुए भाई, तुम कैसे हो? तो उसे देखते साथ ही ज़ॉम्बी कहता है कि तुम कौन हो? इस पर डॉन चलाते हुए उसे यही कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि उस दिन लड़ाई हो रही थी तो मैं तुम्हारे साथ थी? तो ज़ॉम्बी आगे से यही कहता है कि हाँ, हाँ, मुझे याद आ गया, उस वक्त तो तुम छोटी दिखाई दे रही थी। उसकी ये बातें सुनने के साथ डॉन को काफ़ी गुस्सा आ गया था, लेकिन मन ही मन में वो खुद को ये समझाती है कि मुझे यहाँ पर काम रहना होगा, क्योंकि ये मेरा स्कूल मेट होने वाला है और वैसे भी ये एक इडियट है। वो यही कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आगे से वो हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम? और वो उससे यही पूछता है कि क्या मुझे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा? तो इस पर डॉन से ये बताती है कि ऑफ कोर्स ऐसा करना होगा, ताकि इससे तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी के बारे में पता लगाया जा सके, तुम्हारी स्किल्स के बारे में पता लगाया जा सके, क्या तुम ज़ॉम्बी को मार सकते हो या नहीं मार सकते।
वो फिर उसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बता रही थी जो कि उनसेन बोल्ट का था। उसने 100 मीटर रेस को 9.58 सेकंड में कंप्लीट किया था। और यहाँ पर डॉन उसे ये बता रही थी कि अगर तुमने इस टेस्ट को पास करना है तो तुम्हें वो वाली स्पीड दिखानी होगी और 9.57 सेकंड में 100 मीटर कंप्लीट करना होगा। तो ये सारी बातें सुनकर ही वो ये कहता कि क्या बाउंडर एकेडमी का यही मतलब है। और ये सारी बातें सुनने के साथ ही फिर डॉन से ये कहते हैं कि तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है। ज़ॉम्बी ये बताने लग गया था कि मुझे तो ऐसा लगा था कि ये एक असाइलम होगी, यहाँ पर सारे क्रेज़ी लोग होंगे। तो जैसे वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग आ चुके थे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए रेडी थे। और इतना ही नहीं, ये भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि हम भी इस जगह पर पहुँच आए। ये लोग एंड में खड़े हुए थे और डॉन उसके कंधों पर चढ़ी हुई थी और वो यही कहती है कि मुझे तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे क्या चल रहा है। तो सामने खड़ा हुआ बंदा ये बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए डॉन को ये कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, जरा देखने दो कि आगे क्या चल रहा है। जबकि न्यूज़ के नीचे खड़ा हुआ ज़ॉम्बी उससे यही पूछता है कि अगर किसी ने एक प्लेन को उठाया हो, क्या उसे भी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या फिर वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते। तो उसकी बात सुनने के साथ ही आगे से उसे ये बताने लग जाते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कि प्लेन को उठा सकते हैं, तुम अकेले नहीं हो जिसने प्लेन को उठाया है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी बंदा न्यूज़ नहीं देखता। तुम न्यूज़ में आते हो लेकिन यहाँ पर किसी बंदे को न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है। सभी लोग वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में वहाँ पर प्रेसिडेंट चैन आ जाते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि तुम सभी लोग आराम से अब खड़े हो जाओ। और यहाँ पर जितने भी एग्जामिनर्स आए हुए हैं, मैं तुम सभी को बताना पसंद करूँगा कि यहाँ के एग्ज़ाम को मैं ही एग्जामिन करने वाला हूँ। और यहाँ पर हमारे एकेडमी को बनाए हुए पूरे 800 साल हो चुके हैं। इस दौर में हमने कई ज़ॉम्बीज़ को मारा, हमारे पास कई टैलेंट्स आए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और फिर छोड़ गए। हमारे एंसेस्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, उन्होंने ज़ॉम्बीज़ के साथ अच्छे से फाइट की, उनमें इतनी पावर होती थी कि वो माउंटेन्स को भी तबाह कर सकते थे। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनो और यहाँ पर आकर माउंटेन्स को ही तबाह करो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि वो अपनी बात कंप्लीट करता कि तभी पीछे से खड़ा हुआ ज़ॉम्बी अपना हाथ खड़ा करते हुए टीचर कहता कि टीचर प्रेसिडेंट चैन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। और वो ये फिर ये कहने लग जाता है कि मेरे पास छोटा सा सवाल यही है कि अगर आपको पता चला कि अकेडमी में एक ज़ॉम्बी पाया जाता तो फिर आप क्या करेंगे। इस पर प्रेसिडेंट चैन से ये बताता है कि तो फिर सिंपल सा तरीका है कि हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसकी कॉर्प्स को अपने गेट के सामने खड़ा कर देंगे, बाकी सारे ज़ॉम्बी जिसे देखकर डर जाएं। और इतने ही नहीं बल्कि हम उससे न्यूटर भी कर देंगे। ज़ॉम्बी ये सुनने के साथ कहता है कि ये न्यूटर क्या बला होती है प्रेसिडेंट चैन। प्रेसिडेंट चैन फिर आगे से मुस्कुराते हो तो ये कहते हैं कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाएगा। और इतना सुनने के साथ ही ज़ॉम्बी अजीब सा फेस बना लेता है, उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या होगा। और एक रेफरी वहाँ पर खड़ा हो गया था और कहता है कि जहाँ पर जितने भी एग्जामिनर आए हैं तुम्हारी रेस स्टार्ट होती है और इसमें तुम्हें 100 मीटर तय करना होगा और उसी के मुताबिक तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे ही वहाँ पर रेस स्टार्ट हुई थी कि उन सभी बंदों में से एक बंदा जिसका नाम वो चैन शो था, वो 3 ही सेकंड में सारी रेस को पार कर लेता है। और आखिरकार वहाँ पर ज़ॉम्बी ने भी उस रेस को पार कर ही लिया था लेकिन उसकी स्पीड स्लो थी। अब अगली बारी आ जाती है और ये बारी में इन्होंने शूटिंग करना थी। अब वहाँ पर शूटिंग तो चल रही थी, प्रेसिडेंट चैन पीछे से आकर ये कहने लग जाते हैं कि शूटिंग बेस से क्या, अगर तुम्हें ज़ॉम्बी को मारना है, अगर तुम ज़ॉम्बी को ना मार पाए तो ज़ॉम्बी फिर तुम्हें मार देंगे। और ये सब कुछ देखते हुए ज़ॉम्बी यही कहने लग जाता है कि मुझे तो लगा था यहाँ पर मुझे कोई नॉलेज वगैरह मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सिखा रहे हैं कि ज़ॉम्बी के साथ कैसे फाइट करना है। और इस टेस्ट को तो डॉन ने भी पास कर लिया था और वहीं पर ये ज़ॉम्बी भी खड़ा हुआ गोलियां चलाता रहता है। अब उनके अगली बारी आ चुकी थी, इनमें उन्होंने शॉट पुट करना था। अगर वो 80 मीटर तक फेंक देते तो वो पास हो जाते हैं और अगर 100 मीटर तक फेंकेंगे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे वो भी इस टेस्ट को देना शुरू कर देते हैं, इनमें से कुछ तो पास हो जाते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं। और यहीं पर ज़ॉम्बी भी उन लोगों में शामिल था। वो ये बता रहा था कि इन पागलों के दरमियान मैं फंस चुका हूँ, यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इनको अपनी स्ट्रेंथ शो ना करूँ वरना ये लोग तो मुझ पर शक करने लग जाएंगे। और वहीं पर खड़ा हुआ प्रेसिडेंट चैन ये सब कुछ देख रहा था। वो यही देख रहा था कि ज़ॉम्बी के बारे में तो बताया गया था कि ये तो काफ़ी अमेजिंग है, मुझे वायलट ने बताया था कि ये अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये सिर्फ पास ही हो पा रहा है। या ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पर ऐसा शो कर रहा हो कि ये वीक है, असल में ये वीक हो ही ना। फिर उन्हें 32 किलोमीटर टारगेट हिट दिया जाता है और वो लोग उसे भी पास करने के लिए लगे होते हैं। अब जॉवलिन थ्रो की बारी आ गई थी, इसमें भी वू चेंचुई ने जॉवलिन थ्रो को आराम से क्वालिफाई कर लिया था। ज़ॉम्बी की बारी आ जाती है, ज़ॉम्बी जैसे ही वू के पास से गुजर रहा था तो वो हैरानी वाली नज़रों से उसे देखता है। और फिर ज़ॉम्बी की बारी आ गई थी तो प्रेसिडेंट चैन के पास जैसे ही वो पहुंचा था तो प्रेसिडेंट चैन उससे कहता है कि तुम्हारा नाम ज़ॉम्बी है, मैंने सही कहा ना। और वायलट ने तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ें की थी और उसी की वजह से तुम यहाँ पर आए हुए हो।
और मुझे तो बताया गया था कि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। वायलट तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो तुम सिर्फ पास ही हो पा रहे हो। क्या ऐसी वजह है कि तुम यहाँ पर अपनी पावर शो नहीं करवा पा रहे? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुम ही वो बंदे हो जिसने पहले मुझसे सवाल पूछा था कि यहाँ पर ज़ॉम्बी देख गया तो मैं उसके साथ क्या करूँगा। यहाँ पर जो भी बंदा आता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो क्वालीफाई कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम एक इंसान हो ही ना? उसकी ये बातें सुनने के साथ ज़ॉम्बी फिर चिल्लाते हुए ये कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक इंसान ही हूँ, मैं इंसान ही हूँ। और हमने मन ही मन में यही कहा था कि लगता है कि अब वक़्त आ चुका है जब मैं तुम लोगों को दिखा दूँ कि मेरे में असली पावर कौन-सी है। और वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम 32 किलोमीटर तक थ्रो को फेंको, लेकिन तुम उसके अगर 10वें हिस्सों तक भी फेंक दिया ना तो मैं तुम्हें क्वालीफाई करवा दूँगा। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि प्रेसिडेंट वायलट के तुमने किसी ट्रिक की वजह से फंसा लिया और फिर यहाँ पर तुम्हें सफाई के तौर पर ले दिया जाएगा और उसके मुताबिक तुम्हें सजा दी जाएगी। धोमी ये सारी बातें सुनने के साथ कहता है कि अब मुझे उसे फेंकना होगा जहाँ तक मैं फेंक सकता हूँ, और आखिर वो दिन आएगा जब मैं लोगों को दिखा सकूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। मैंने इसी दिन के लिए तो इतनी मेहनत की थी, पुशअप्स किए थे, वेट लिफ्टिंग की थी, स्विमिंग की थी, खाना खाया था। अब जैसे ही वो आगे बढ़कर जैवलिन थ्रो फेंकता है तो ये इतनी दूर गई थी कि प्लेनेट से भी बाहर चली जाती है, और ये सब कुछ देखकर वहां पर खड़े हुए लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना बंदा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और इस सब की वजह से डॉन भी काफ़ी खुश हो गई थी, और वो ज़ॉम्बी को यही कहते कि क्या तुमने एग्जामिनर चैन का फेस देखा, तुम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकले। वो उससे यही पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने उसे कितने किलोमीटर दूर फेंका होगा, लेकिन इस पर ज़ॉम्बी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसे फेंकूं। और इस सब की वजह से वो क्वालीफाई कर जाता है। क्वालिफिकेशन के बाद वो यही कहता है कि क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो डॉन ये सुनते हुए इससे कहते हैं कि क्या तुम घर जाना चाहते हो? जो तुम्हारे में स्ट्रेंथ पाई जाती है ना, तुम यहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हो। और क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कितनी अथॉरिटी होती है? अगर तुम प्रेसिडेंट बन गए तो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा? चलो फर्ज कर लेते हैं कि वायलट यहाँ के प्रेसिडेंट बन गई, तो उसकी कमांड में पूरी आर्मी होगी, टैंक्स होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे, लॉन्ग रेंज कैनन्स होंगी। उसके पास एक्सेस होगी, वो भी न्यूक्लियर वार हेड्स की। इस शहर में 30 मिलियन लोग रहते हैं, वो 30 मिलियन से बढ़कर होगी। इवन यहाँ का मेयर भी उससे पूछेगा कि शहर को कैसे चलाना है। तो ये सारी बातें सुनने के साथ ज़ॉम्बी डॉन को ये बताता है, लेकिन ऑलरेडी मेरा अपना एक शहर है तो मुझे यहाँ पर रहने की क्या ज़रूरत है। और फिर डॉन उसे एक ऐसे डिपार्टमेंट में लेकर जाते जो कि बायोटेक डिपार्टमेंट था, और यही बता रही थी कि यहाँ पर ही हम वेपन्स बनाते हैं। वो फिर उसे वहाँ पर प्रोफेसर जेमी के बारे में बताती है जो कि एक लॉजिस्टिक हेड था, और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद थी। बायोटेक के डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट भी वही था। और किसी और के बारे में बताने लग जाती है कि इसकी वाइफ मार गई थी। ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका था और इसका ड्रीम था कि अपनी वाइफ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करे, इसलिए अकेडमी से उसे निकाल दिया गया। और वहीं पर खड़ी हुई एक लड़की जैसे ही देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और वो कहती है कि लगता है कि यहाँ पर एक नया स्टूडेंट आ चुका है। और वो उनसे ये पूछती है कि क्या तुम लोगों ने एग्ज़ाम को पास कर लिया था? वो इसके बारे में डॉन से भी पूछती है, तो डॉन आगे से खुश हो तो ये कहती है कि हाँ, मैंने भी पास कर लिया। ज़ॉम्बी उस लड़की के बारे में पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो इस पर डॉन से बताने लग जाती है कि ये प्रोफेसर जेमी की अडॉप्टेड डॉटर है, और फिलहाल यही बायोटेक के डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट है। और वही लड़की फिर कहने लग जाती है कि डॉन तुम मेरे पास आ जाओ, और उससे पूछती है कि तुम्हें किस किस्म का इक्विपमेंट चाहिए। इस पर डॉन काफ़ी खुश हो जाती है, और उसे ये कहती है कि मुझे इस किस्म का वेपन चाहिए जिसकी वजह से मैं बाकी वेपन्स को आराम से कैरी कर सकूं। जैसा कि मुझे आप पेयर ऑफ ट्रूथ दे सकती हैं जिसमें मैं गैटलिंग गन को आराम से छुपा सकूं। तो ये सारी बातें सुनने के साथ ही अब डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट उससे ये कहती हैं कि लगता है कि तुम गनर डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हो, और ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम्हारे बारे में क्या। ज़ॉम्बी को तो पहले यकीन नहीं आ रहा था कि वो उससे सवाल पूछ रही है, फिर वो हैरानी से खुद ही पूछ लेता है, क्या ये सवाल तुमने मुझसे पूछा? तो इस पर प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए यही कहती है कि ये तो एक ज़ॉम्बी है, भला यहाँ पर ज़ॉम्बी का क्या काम? डॉन मुस्कुराते हुए बताती है कि सिस्किन ये ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि इसने ज़ॉम्बी की तरह का मास्क पहना हुआ है, वो भी इसके पीछे एक रीज़न है। तो किन डॉन को साइड पर लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं क्या तुम अंधी हो चुकी हो, क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक ज़ॉम्बी है? तो इस पर आगे से खुश होते हुए डॉन ये बताते हैं कि नहीं नहीं, मैंने इसका फेस भी देखा हुआ है, जब ये जॉवलिन थ्रो फेंक रहा था उस वक्त काफ़ी कूल दिखाई दे रहा था। और किन फिर अपने पसीने को खुश करते हुए ये कहती है कि हाँ, ऐसा सच भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये ज़ॉम्बी होता तो मुझ पर अब तक अटैक कर चुका होता। फिर जाकर अपनी जगह पर बैठ गई थी और ज़ॉम्बी से ये पूछ दिया कि मुझे बताओ कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तुम्हें क्या चाहिए? ज़ॉम्बी उसे यही बताता है कि फिलहाल मेरे ज़हन में तो ऐसी कोई भी बात नहीं आ रही, लेकिन हाँ, एक बात तो मैं जानता हूँ, जब कभी भी मैं बाहर गया हूँ ना, हमेशा नंगा ही घर वापस लौटा हूँ। शायद मुझे ऐसे कपड़े दे दो जो कि कभी भी टुकड़े टुकड़े ना हो या फटे ना।
उनकी बातें सुनने के साथ ही प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मैं तुम दोनों की बात समझ गई। डॉन को ऐसे चीज़ें चाहिए जिनकी में वो अपने वेपन को आराम से छुपा सके, और तुम्हें ऐसे क्लॉथ चाहिए जिसमें तुम नंगे न रह सको। और उधर हम मार्शल को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका था, और वो यही कह रहा था कि वो काफ़ी सुपर स्ट्रॉन्ग बंदा था। मुझे अभी याद है जब मैं उस पर चार्ज करने के लिए गया था, उस वक्त मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और नेक्स्ट सेकंड में मैं एक लाइट के ऊपर लटका खड़ा था। उसके पास एक लड़की लेटी हुई थी, और वो मार्शल से यही पूछती है कि अगर तुम्हारा प्रेसिडेंट भी उसके साथ फाइट करे तो क्या वो उससे जीत जाएगा। आगे से मार्शल उसे यही बताता है कि मुझे डर है, अगर हमारा प्रेसिडेंट उसके साथ फाइट करता है तो हमारा प्रेसिडेंट हार सकता है। बस इतना ही सुनना था कि जैंग फिर जल्दी से मार्शल के पास आती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि उसका नाम क्या है। और फिर वो बाकी लोगों को यही कहती है कि तुम लोग इसे जाने दे सकते हो। उसका नाम ज़ैंग लैन की था, जो कि सवार डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट थी। अब क्लास चल रही थी, वहाँ पर प्रोफेसर आकर ज़ॉम्बी की हैबिट्स के बारे में सभी स्टूडेंट्स को बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ ना सिर्फ इंसानों का गोश्त खाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अब तो हमने देखा है कि ये एग भी खाने लग गए हैं। और हमें इनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में जानना होगा ताकि हम इन्हें ट्रैप में फंसवा सकें। और इन सारी बातों को वहाँ पर बैठा हुआ ज़ॉम्बी लिखने लग जाता है। जब डॉन पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो इस पर वो ये कहते हैं कि जाकर मैं अपनी फैमिली को इसके बारे में बताऊंगा। वो सभी लोग अपने टीचर की बात सुन रहे थे कि तभी अनाउंसमेंट होती है कि तमाम के तमाम लोग जिम्नेजियम में आ जाएं। सारे लोग वहाँ पर चले गए थे, और फिर डॉन यही बताते हैं कि तुमने नहीं सुना, हमें जल्दी से जाकर असेंबली में इकट्ठा होना होगा। अब सारे लोग जिम्नेजियम में इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पर डॉन भी खड़ी हुई थी, और उसके साथ साथ कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बी भी खड़ा हुआ था। दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, और वो ये कह रही थी कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि हमें यहाँ पर बुला लिया गया। वहाँ पर वायलेट आ चुकी थी, और उन लोगों को ये कहती है कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, तो इसलिए तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट मत करो, और ये जो यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं अपनी बकवास बंद करो और चुप कर जाओ। और वहीं पर खड़ा हुआ ज़ॉम्बी आइसक्रीम खा रहा था कि वो साथ खड़ी हुई डॉन से ये पूछ लेती है कि क्या तुम मास्क के होते हुए भी आइसक्रीम खा सकते हो। और प्रेसिडेंट जैंग भी वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसके साथ एक और लड़का खड़ा हुआ था, और वो ज़ॉम्बी की तरफ देखकर उसे यही बता रहा था कि यही वो ज़ॉम्बी है। लगने में तो ये काफ़ी स्लो है, और उसके मुताबिक मैं इसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं लगा सकता कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जाकर उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करूँ। तो इस पर जैंग उसे कहती है कि हाँ, तुम जाकर उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सकते हो। कि तभी वहाँ पर चीफ आ गया था, और सारे के सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं। ज़ॉम्बी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था कि उसके साथ खड़ी हुई। फिर डॉन से ये कहते हैं कि तुम जल्दी से इसके सामने झुक जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि वो चीफ है। सारे लोग इसके सामने झुकते हैं। अब जैसे ही चीफ जैन को देखता है तो उसे ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर कोई भी ट्रबल क्रिएट मत करना इडियट। तो इस पर जैंग उसे कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ से जा ही रही थी। वो वहाँ से जाने लगती है, तो उसका चमचा प्रेसिडेंट से ये पूछता है कि क्या हम उस ज़ॉम्बी को टेस्ट नहीं करेंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ ही जैंग जी कहने लग जाती है कि ज़ॉम्बी की बात करें ना, तो उससे ज़्यादा तो मैं चीफ की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट करूँगी जो स्ट्रॉन्ग होगा। चीफ फिर आगे बढ़ता है, और वो वायलट को ये कहता है कि तुमने अच्छे से मेहनत की। तो आगे से वायलट उसकी ये कहने लग जाती है कि ये तो मेरी जॉब का एक हिस्सा था। और इन चीज़ों को नोटिस करने के साथ ही ज़ॉम्बी डॉन को ये कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा मत कहना कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। तो ये बात सुनने के साथ ही डॉन मुस्कुराते हुए ये कहने लग जाती है कि ओह अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। फिर ज़ॉम्बी उस डॉन से ये पूछता है कि क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि चीफ सच में इतना पावरफुल है। तो डॉन उनसे ये कहती है कि जो मैंने तुम्हें प्रोफेसर जेमी के बारे में बताया था, प्रोफेसर ने ही चीफ को बनाया था, और ये इवॉल्व वर्जन ऑफ ह्यूमंस है। जितने भी यहाँ पर प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ये अकेला बंदा था जो कि प्रोफेसर के एक्सपेरिमेंट्स में सर्वाइव कर पाया। और फिर ये सारे शहर को कंट्रोल भी कर रहा है। जब से इसने शहर को कंट्रोल किया, यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी नज़र नहीं आया। फिर चीफ अब स्टेज पर खड़ा हो गया था, और चीफ स्टेज पर जाते साथ ही सभी लोगों को यही कहता है कि मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ करने के लिए आया हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके और नए नए हो, लेकिन हमारी एकेडमी को आपकी ज़रूरत है। उसके साथ एक रोबोट भी था, उसमें कहता है कि तुम अपनी प्रोजेक्शन को स्टार्ट कर दो। अब वहीं पर सिपाही भी आया हुआ था, जिससे उन लोगों ने पकड़ा था और उसकी अच्छी खासी धुलाई की हुई थी। वो यही बता रहा था कि यही वो सिपाही है जिसने न्यूक्लियर वार हेड को ड्रॉप कर दिया था, वो भी हमारे ही लोगों पर। और ये सब कुछ देखने के साथ ही ज़ॉम्बी भी चलाने लग जाता है और कहता है कि यही वो बंदा है जिसने मेरे ऊपर न्यूक्लियर वार हेड को ड्रॉप किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, और वो उसका चीफ ये भी बताने लग जाता है कि इसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम हासिल करना चाहते हैं। अगर हम चाहते तो इसे फ़ौरन मार देते। हमें लगता है कि प्रोफेसर जेमी के साथ इसका ताल्लुक है, जो कि एक ट्रेटर है। और ज़ॉम्बी ये सुनने के साथ कहता है कि लगता है कि हम ही ज़ॉम्बी इनके अकेले टारगेट नहीं है, बल्कि इनके अपने लोग भी इनके टारगेट हैं। और वो डॉन से भी यही पूछता है कि लगता है कि अब ज़ॉम्बीज़ के साथ तो तुम लोग ज़्यादा नहीं निपटते, क्या तुम अपने में ही कोई कतार छुपे हुए हैं। तो डॉन कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, हमारे अपनों में कई कतार छुपे हुए हैं। क्योंकि कुछ यहाँ पर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो कि दुनिया को जलता हुआ देखना चाहते हैं, वो दुनिया में अमन नहीं चाहते।
और अब चीफ भी उन्हें ये बता रहा था कि हमने कितनी दफ़ा कोशिश की कि जैमी के साथ बात करें, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन आप सभी भी फेल हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो बंदा हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमने इसके ऊपर कई मेथड्स का इस्तेमाल किया। उन सारे मेथड का इस्तेमाल करने का भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो, क्योंकि हम इससे एक लफ्ज़ भी नहीं बुलवा सके। आप सभी को ही पता है कि हम इसमें फेल हो चुके हैं। तो मैं आपके सामने से लेकर आया, आप न्यू कमर्स हैं, आपके पास भी कुछ मेथड्स होंगे। अगर आप में से कोई इसे बुलवा सकता है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जो कोई भी यहाँ पर आकर इससे ये सारी बातें बुलवा लेगा, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो ये बात सुनने के साथ ही जहाँ पर भी जितने नए स्टूडेंट्स खड़े हुए थे, सारे के सारे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो उस चांस को कैसे मिस कर सकते थे। और वो सभी यही कहते हैं कि इससे तो हम वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और सारे ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस पर चीफ उन्हें यही बताता है कि हमने पीछे मौजूद चैम्बर में उसे बांध के रखा हुआ है। तो मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, और चाहो तुम बारी बारी ट्राई कर लो। अब इस बात को 2 घंटे गुजर चुके थे। 2 घंटे में सारे लोग वहाँ पर जाते हैं, उस बंदे से बातें खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं होता और एक भी लफ्ज़ नहीं कहता। पहले तो फ्रेशमैन ने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि आराम से उससे बात खुलवा लें, लेकिन वो आराम से भी नहीं उगल रहा था। तो इन्होंने अपने दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया। और ये सब कुछ देखने के साथ वायलट भी काफ़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि अभी तक भी वो उससे एक भी बात नहीं खुलवा पा रहे थे। वहाँ पर खड़ी हुई डॉन ज़ॉम्बी को यही कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसके पास जाकर उससे बुलवा सकते हो? तो ज़ॉम्बी कहता है कि क्या तुम कह रही हो कि मुझे उससे एक लाख बुलवाना है? अगर मैं चाहूँ तो उससे गाना भी गवा सकता हूँ। ये बात सुनकर डॉन थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए उससे यही कहती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? वो अपना हाथ खड़ा कर लेती है और चीफ को यही बताती है कि यहाँ पर मेरा दोस्त ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है, और वो कह रहा है कि उसके पास एक तरीका है जिससे वो उससे बुलवा लेगा। इस पर चीफ उसे यही कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, इस साइड पर आ जाओ। बस इतना सुनने के साथ ही ज़ॉम्बी आगे बढ़ने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर डॉन यही कहने लग जाते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि जितना जल्दी सबके लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ से जाते हुए ज़ॉम्बी मन ही मन में यही कह रहा था कि जो मेरे सारे सबॉर्डिनेट्स हैं ना, वो वेरी ओबीडिएंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ जाकर इंसानों को मारने लग गया है। मुझे लगता है कि उस बंदे के पास एक्सप्लेनेशन होगी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अब जैसे ही वो सिपाही ज़ॉम्बी को देखता था, कहता है कि लगता है कि एक और बंदर यहाँ पर आ गया। और जब वो उसकी शेप को देखता है तो कहता है कि क्या बाकी सारे बंदे वहाँ पर ख़त्म हो गए थे कि तुम जैसे को मेरे पास भेज गया? तुम भी कोशिश कर लो, मैं भी तुम्हारे सामने अपना मुँह नहीं खोलूँगा। तो ज़ॉम्बी ने जाकर पहले उसे लात मारी थी, लेकिन इस सब की वजह से सिपाही ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है। उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास यही बेस्ट तरीका था, तुम ये कर सकते थे। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो फिर तो तुम मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बुलवा पाओगे। लेकिन असल में उसने अपने जीन्स उसके अंदर छोड़ दिए थे, ताकि इसकी वजह से वो उससे जो भी बुलवाना चाहे बुलवा सकता था। अब ज़ॉम्बी जैसे उसे कहता है तुम अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, तो ये बात सुनने के साथ ही वो लड़का अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ज़ॉम्बी उसे कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो आगे से वो लड़का नाम बताता है कि मेरा नाम है श्याओ काई। और डॉन ये देखने के साथ ही वायलट को ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट, मुझे तो लगता है कि वो तो दूसरों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है, वो तो इतना पावरफुल निकला। और ज़ॉम्बी फिर उससे यही पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम प्रोफेसर जैमी के क्लोज सबॉर्डिनेट थे, क्या तुम जानते हो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? तो इस बार आगे से वो बंदा बताता है कि हाँ, मुझे उसकी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है। अब ज़ॉम्बी उससे ये पूछने लग जाता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता है, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे कि ज़ॉम्बी के साथ ऐसा क्या होता है कि वो बरसर क्यों बन जाते हैं? तो इस पर आगे से वो लड़का ये बताने लग गया था कि प्रोफेसर फे ने यहाँ पर एक ऐसी मेडिसिन ड्रॉप की थी कि जो कोई भी ज़ॉम्बी उसे खा लेता है तो वो क्रेज़ी हो जाता है, उसका दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता। हमें उनकी बैटल एबिलिटी के बारे में पता था, हम जैसे वो ज़ॉम्बी खाते थे वो बरसक बन जाते थे और इसी के साथ इंसानों पर अटैक करना शुरू कर देते थे, और जो कोई भी हमें डेटा मिला वो सारा इस बियॉन्डर अकेडमी से ही मिला था। और ये सारी बातों को लेकर फिर ज़ॉम्बी उससे एक और सवाल पूछता है, और वो सवाल यही था कि तुम ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का यही बताता कि मुझे नहीं पता, ये सब कुछ ब्रदर फे का ही आइडिया है, वो किसी बड़े के बारे में सोच रहा है, और मुझे बस यहाँ पर इसलिए भेजा कि ताकि यहाँ पर आकर मैं एकेडमी का डाटा यूज़ कर सकूँ, ताकि उस ज़ॉम्बी पर अटैक किया जा सके। और फिर वो उससे एक और सवाल पूछता है कि प्रोफेसर जेमी कहाँ पर हैं? तो इस पर आगे से जवाब दे देता है कि प्रोफेसर जेमी 500 मीटर सिटी के नीचे एक बेसमेंट में पाए जाते हैं। और वो जो सारे लोग ये बातें सुन रहे थे काफ़ी शॉक्ड थे। और फिर थोड़ा-सा आगे जाने के बाद उसे कहता है कि अब तुम टर्न अराउंड हो जाओ, तो उसी के साथ ही वो बंदा अपनी साइड चेंज कर लेता है। वहाँ से जाते हुए ज़ॉम्बी यही कहता है कि तुम लोग तो काफ़ी हेटफुल हो, तुम्हें तो यहाँ पर ज़िंदा रहने का भी कोई हक नहीं है, और वैसे भी तुम अब अपना ख़्याल रखना। तो इस पर वो लड़का ये कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, और तब तक ज़ॉम्बी वहाँ से जा चुका था। और उधर डॉक्टर फे का असिस्टेंट उसे यही बता रहा था कि मेरे पास एक न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ यही है कि सिपाही ने हमारी सारी बेसमेंट और बाकियों के बारे में उन सभी को बता दिया है, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे।
तो उस पर डॉक्टर फिर उसे ये कहते हैं कि ठीक है, अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो उन्हें आने दो, इससे तो मुझे अच्छा होगा कि वो मेरे पास खुद ही आ रहे हैं। ये सुनना ही था कि वो असिस्टेंट यही बताता है कि इससे तो आप ही मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको पता है ना कि अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो आपके साथ मुकाबला करेंगे, वो लोग इतना भी आसानी से डील नहीं किया जा सकता। तो उनकी ये बात सुनने के साथ डॉक्टर फिर उसे ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, वैसे भी जो एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं वो तमाम के तमाम एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं भी चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आ जाएं ताकि मैं अपने एक्सपेरिमेंट उन पर कर सकूँ और उन्हें दिखा सकूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, मेरी ये चीज़ें कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हैं, मैंने एक नई किस्म को जन्म दे दिया है। और उधर ज़ॉम्बी जैसे ही बाहर आया तो सारे लोग उसी के बारे में बात करने लग जाते हैं और यही कहने लग जाते हैं कि इस बंदों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, ये तो काफ़ी अमेजिंग है। इवन वहाँ पर खड़ा हुआ फिर चीफ भी उसके लिए तालियां बजाता है, उसे कहता है कि तुम तो काफ़ी अमेजिंग निकले। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आजकल के नौजवान दूसरों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम जल्द हमें भी सरपास कर जाओगे। और प्रेसिडेंट और चीफ उसके पास आता है, उसे ये कहता है कि तुम अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के काबिल हो क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। लेकिन ज़ॉम्बी प्रोफेसर यमी के बारे में बात करना चाहता है। इस पर चीफ उसे कहता है कि उसके बारे में तुम परेशान मत हो, वो कहीं नहीं भागने वाला। जहन भी ये सब कुछ खड़े हुए देख रही थी और उसके साथ खड़ा हुआ बंदा ये कहता है कि मैंने आज तक नहीं सुना कि यहाँ पर एक प्रोसेस भी होता है जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट चूज कर दिया जाता है। तो इस पर जहन अपने चमचे को कहती है तो हमें जाकर देखना होगा। फिर वो उसे अबंडन एरिया में लेकर चला गया था। जैसे ज़ॉम्बी वहाँ पर जाता है तो इन चीज़ों को देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे ये कहता है कि मुझे तो लगा था कि हम प्रोफेसर जैमी के पीछे जाएंगे और यहाँ पर आप मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे किस जगह पर लेकर आ गए। तो इतना सुनने के साथ ही फिर चीफ उससे यही कहता है कि तुम एक ज़ॉम्बी हो, तुमने इंसानी लैंग्वेज सीखी कब कब शुरू किया। इस पर ज़ॉम्बी हैरानी से उसे ये कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। चीफ अपनी गन बाहर निकाल लेता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। और इसी गन से उसने उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था और वहीं पर जैंग और उसका चमचा सब कुछ देख रहे थे और वो एक साइड पर गिर जाते हैं। जब वो उसका चमचा उससे पूछता है कि प्रेसिडेंट क्या आप ठीक हैं, तो प्रेसिडेंट जैंग उसे बताते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि चीफ ने अपनी कैनन का उस पर इस्तेमाल किया है। जबकि चीफ उस ज़ॉम्बी को ये कह रहा था कि तुम बाकियों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एकेडमी में मौजूद बाकी इडियट्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे होते हुए भी उन लोगों ने तुम्हें कैसे अंदर आने दिया। और वैसे भी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, तुम ज़ॉम्बीज़ की वीकनेस तुम्हारा सार है। मैंने तुम्हारा सार उड़ा दिया है तो तुम अब मूव भी नहीं कर पाओगे। मुझे सब के लिए माफ़ कर देना, लेकिन तुम अब ऐसी जगह पर आ चुके हो जहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। बस इतना सुनते साथ ही फिर ज़ॉम्बी तेज़ी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। वहाँ पर और भी काफ़ी सारे रोबोट्स आए खड़े हुए थे और वो ज़ॉम्बी अटैक करके उन सारी रोबोट्स को कचूमर निकाल देता है। तो ये सब कुछ देखने के साथ ही चीफ की हालत और भी ख़राब हो जाती है और वो ज़ॉम्बी को ये कहता है कि भला तुम मूव कैसे कर पा रहे हो। इवन वहाँ पर खड़े हुए जैंग और उसका चमचा भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ क्या देख रहे हैं। अब ज़ॉम्बी फिर तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो चीफ उससे नहीं बच पाता। चीफ इस सबसे काफ़ी हैरान था कि इस ज़ॉम्बी का सार भी नहीं है, इसके बावजूद भी ये इतना तेज़ी से मूव कैसे कर पा रहा है। वो दोनों फिर आपस में फाइट करने लग गए थे और ये फाइट देखते साथ ही जैंग का चमचा यही बताता है कि प्रेसिडेंट मुझे लगता है कि चीफ ट्रबल में है, लेकिन आगे से जैंग उससे यही कहती है कि अभी तो उसने लड़ना शुरू ही किया है तो तुम टेंशन मत लो, चीफ इस सबको संभाल लेगा। वो तो सिर्फ यहाँ पर अपनी फ्लैशी मूव्स दिखा रहा है, जब वो सीरियस हो जाएगा फिर ही उसकी फाइट देखने वाली होगी। और वहीं पर खड़े हुए फिर ज़ॉम्बी का भी सर वापस आ जाता है और ये देखते साथ ही प्रेसिडेंट का चमचा प्रेसिडेंट को यही बताता है कि देखो उसका तो सर वापस आ गया। और ये देखकर प्रेसिडेंट भी काफ़ी हैरान हो जाती है। सर वापस आते साथ ही ज़ॉम्बी यही कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इतना सुनने के साथ ही वो उसे यही बताता है कि क्या तुम मेरा भी माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर फिर वो अपने कपड़े उतार देता है और मॉडल वन तैयार कर लेता है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म था इसलिए वो कुछ भी बन सकता था। अब उसने अपनी मैकेनिकल फॉर्म ले ली थी। वो ज़ॉम्बी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और ये कहने लग गया था कि मैं कभी भी ज़ॉम्बी से बात नहीं करता और तुम पहले ऐसे ज़ॉम्बी हो जो कि मेरी इस फॉर्म को देख रहे तो तुम खुद को खुशकिस्मत समझो। फिर क्या, वो आगे बढ़ता रहता है, ज़ॉम्बी पर अटैक करता रहता है। ज़ॉम्बी उसके अटैक को नहीं सह पाता और इतने में ही चीफ उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना देता है। उसे पटक कर कभी कहीं मारता है तो कभी कहीं मारता है। उसके मन में एक ही सवाल था, मैं इस ज़ॉम्बी पर इतने सारे अटैक कर रहा हूँ, इसे अब मर जाना चाहिए, लेकिन ज़ॉम्बी नहीं मारा था। तो ये सब कुछ देखकर वो भी खुद काफ़ी हैरान था और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये क्यों नहीं मर पा रहा। उसके पास जितने भी फुर्ती थे वो उन सारे के सारे फुर्तियों का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर रहा था। इवन प्रेसिडेंट जैंग वहाँ पर बैठे हुए सब कुछ देख रही थी, उसका चमचा भी देख रहा था। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस फाइट में आखिर हो क्या रहा है और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और चीफ ने उस पर एक ऐसा अटैक किया था जिसे झेल पाना बाकी सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इसे भी आराम से ज़ॉम्बी झेल पाता है।
और ये सब कुछ देखने के साथ ही फिर वो उससे यही पूछता है कि आखिर तुम हो क्या चीज़। इनकी फाइट की वजह से वहाँ के आसमान का कलर भी चेंज हो जाता है और जो लोग अकेडमी में थे वो आसमान की तरफ देखते हुए ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि आसमान के साथ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और प्रेसिडेंट जैंग के साथ खड़ा हुआ उसका चमचा भी यही कहता है कि प्रेसिडेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और ये सब कुछ देखते हुए जैंग की हालत भी काफ़ी ख़राब हुई थी। और शहर में भी जितने सारे लोग थे वो सारे के सारे इन चीज़ों को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इवन कुछ तो कह रहे थे कि हम तो अपनी लाइफ में पहली बार आसमान के इस कलर को देख रहे हैं, पहले हमने क्या ऐसा कभी नहीं देखा। और ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी अब पहले से काफ़ी चेंज हो चुका था और वो यही कह रहा था कि यार ह्यूमन, मैंने कितनी दफ़ा कोशिश की कि तुम्हारे साथ इस मैटर को सॉल्व करूं, लेकिन तुम इस मैटर को सॉल्व ही नहीं करना चाहते। और ये देखकर चीफ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जबकि ज़ॉम्बी उसे यही कह रहा था कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह से मरना चाहोगे। और वहीं पर खड़ी हुई जैंग यही कहती है कि इस ज़ॉम्बी की पर्सनैलिटी तो 180 डिग्री चेंज हो गई है। अब मुझे अब काफ़ी अजीब फीलिंग आ रही है, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं होने वाला। हम दोनों को जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा अगर खुद की जान को बचाना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल में एक डेंजरस फाइट होने वाली है। जबकि चीफ उससे यही कह रहा था कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ कोई भी चीज़ मुझे यहाँ पर थ्रेट नहीं कर सकती, तो तुम कौन से हो जो यहाँ पर आकर मुझे थ्रेट करोगे? तुम मुझे थ्रेट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, आओ मुझ पे वार करो और मुझे मारो। और भागते हुए फिर जैंग का असिस्टेंट यही बता रहा था कि प्रेसिडेंट, मैं ज़ॉम्बी डेटाबेस में गया हूँ, लेकिन ऐसा ज़ॉम्बी के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं पढ़ा और ना ही ऐसा ज़ॉम्बी देखा है। तो आगे से प्रेसिडेंट जैंग भी उससे यही कह रही थी कि तुमने सही कहा। वो दोनों अब अपने अपने रास्ते से जान बचाते हुए भाग रहे थे कि तभी उन दोनों में फाइट हो जाती है। और जैसे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे तो ये फाइट के असरात इन पर भी पहुंच जाते हैं, जिससे जैंग और उसका असिस्टेंट बाल बाल बचे थे। और ये देखते हुए जैंग ये कहने लग जाते कि अगर ये दोनों इस तरह फाइट करते रहे तो मुझे लगता है कि ये न्यू सिटी के एरिया में पहुंच जाएंगे। और इस अटैक की वजह से ही चीफ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इवन उसके कुछ पार्टी के पार्ट्स भी टूट गए थे। और फिर ज़ॉम्बी जल्दी से उसके पास आ जाता है ताकि उसका काम तमाम कर सके। जैसे ही चीफ ने ज़ॉम्बी को देखा था तो वहाँ पर मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4 को बुला लेता ताकि वो आकर ज़ॉम्बी पर अटैक कर सकें। मॉडल 2, मॉडल 3 और मॉडल 4 वहाँ पर आ गए थे, ज़ॉम्बी पर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे भी ज़ॉम्बी आराम से बच जाता है। और ज़ैंग भी इस धमाके को नहीं झेल पाती, वो भी जाकर चीफ के पास गिर जाती है। तो चीफ ये देखते साथ ज़ैंग को ये कहता है कि ज़ॉम्बी काफ़ी डेंजरस है, तो तुम मेरी मदद करो ताकि हम मिलकर इससे मार सकें। तो आगे से फिर जैंग चिल्लाते हुए उसे यही कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने किसने कहा था कि तुम इस ज़ॉम्बी के साथ पंगा लो? हम तीनों को अलग-अलग होना होगा और यहाँ से भागना होगा अगर खुद की जान को बचाना है तो। वो तीनों फिर वहाँ से भागने लग गए थे। तभी ही ज़ॉम्बी की नज़र उन पर पड़ जाती है। जैंग जैसे फिर ज़ॉम्बी को देखती है तो वो ये कहती है कि आखिर ये ज़ॉम्बी क्या करने की कोशिश कर रहा है? ज़ॉम्बी अब अपनी फुल पावर को गैदर करने के साथ जैसे ही ज़मीन पर हाथ दे मारता है तो उसकी वजह से वो शहर फ्लोट करने लग गया था। और शहर में मौजूद सारे लोग ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। और दूर खड़ी हुई डॉन भी ये सब कुछ देख रही थी। वो ये कहने लग जाते हैं कि आखिर न्यू सिटी एरिया हवा में क्यों फ्लोट कर रहा है। और फिर ऐसा करने के बाद ज़ॉम्बी सीधा चीफ के पास जाता है और जाकर उसको गर्दन से पकड़ लेता है और उससे ये कहने लग जाता है कि अब तुम मुझे बताओ, क्या अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? और उसे ये भी कह रहा था कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं किसी भी रोबोट के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास ह्यूमन का हिस्सा है, तुम्हारे पास ये जो ब्रेन है ये भी ह्यूमन का बना हुआ है। और वो उसके माइंड में अपने सेल्स भेजता है ताकि उसकी मेमोरी को देख सके। तो उसे मालूम होता है कि ये छोटी ही उम्र में ऑर्फन हो गया था और उसके बाद से ही इस पर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो गए थे। और इन सारी चीज़ों को देखने के साथ वो उसे यही कहता है कि तुम्हारे लिए तो जीना ही सबसे ज़्यादा दिक्कत की पेश है। तुम जीते रहोगे तो तुम्हारे लिए ये मरने से भी ज़्यादा डेंजरस हो, भला मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे लिए आसानी क्यों पैदा करूँ, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ता हूँ। और वैसे भी तुमने ये सारा सारा का सारा मूड ख़राब कर दिया है। और वो जिस जगह पर खड़ा हुआ था उस ज़ॉम्बी को नीचे की तरफ फेंक देता है। जबकि नीचे खड़ी हुई जैंग ये सब कुछ देख रही थी और वो भी काफ़ी हैरान थी। वो ये कहता है कि इवन ये तो इंसान की मेमोरीज को भी रीड कर सकता है। अब ये सब कुछ करने के बाद ज़ॉम्बी जैसे ही घर जाता वहाँ पर अपना बैग पैक करने लग जाता है और ये कहने लग गया था कि लगता है कि मैं फिर अपने इमोशंस से बह गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ भी किया वो काफ़ी स्कैरी था, मुझे याद रखना चाहिए कि मैं एक अच्छा और काइंड ज़ॉम्बी हूँ। तुम सारे इंसान अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए था। उसने सारे कपड़े पैक कर लिए थे और जैसे ही कपड़े पैक करने के बाद रूम से बाहर भाग रहा था कि पीछे से वायलट आ जाती है। वायलट उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब इन बातों का जवाब ज़ॉम्बी के पास नहीं था
वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर वो सारी बातें इसे बताए, और फिर वो ये भी नहीं चाहता था कि ये जाकर बाकी सारी बातें बताए कि मैं इसके पास रहा था। तो आगे बढ़कर उसे बेहोश करने ही वाला था कि तभी वो उसे एक पर्ची दिखा देती है, जिस पर उसने उसे यही बताया था कि इन पेपर्स के हिसाब से अब तुम्हारी पोजीशन को प्रमोट कर दिया गया है, अब तुम वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हो। और उन पे सारे पेपर को अच्छे से पढ़ता, सिग्नेचर को देखने के साथ ही फिर वो वायलट से पूछता है कि क्या सच में इस पर चीफ ने सिग्नेचर किए हैं। तो इस पर वायलट बताती है कि हाँ, इस पर चीफ ने सिग्नेचर किए हैं। तो आगे से फिर ज़ॉम्बी उससे ये पूछता है कि उसने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहा। वायलट अजीब सा फेस बनाकर उससे ये कहती है कि बस उसने एक ही बात कही थी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। और फिर वहाँ से जाते हुए ये कहने लग गई थी कि मैं तुम्हें गुड लक कहना चाहती हूँ, फ्यूचर में मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर प्रेसिडेंट बनो और तुम जो भी चाहते हो तुम वैसा कर पाओ। और जब यही बात है जैन को मालूम होती है तो वो जल्दी से ही चीफ के पास आ गई थी और उससे कहते हैं तुम्हें पता ना कि वो एक ज़ॉम्बी है, तो फिर तुम उसे यहाँ पर क्यों रखना चाहते हो। इस पर चीफ उसे यही बताता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक ज़ॉम्बी है या फिर इंसान, मैंने प्रोफेसर जैमी को कैच करना है तो इसके लिए मैं उसका यूज़ करूँगा। तो फिर जैंग उससे पूछती है कि अगर वो दोबारा बरसर्क मूड में आ गया तो फिर तुम क्या करोगे। चीफ उसे कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने जो तुम्हें अरेंज करने के लिए कहा था क्या तुमने वो सब अरेंज कर दिया। तो इस पर वो कहती है कि हाँ। और इस पर फिर वो खुश हो तो यही कहता है कि इस टाइम तो मैं जेमी का बिल्कुल नामो निशान तक ख़त्म कर दूंगा। और ज़ॉम्बी तक ये न्यूज़ पहुंच गई थी, उन तक ये न्यूज़ थोड़ी उल्टी-पुल्टी पहुंचती है और उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि उनका किंग इंसानों के हाथों चढ़ गया है और इंसानों ने उसे कैद कर लिया है। अब वो अपने किंग को बचाना चाहते थे तो वो इस मिशन पर निकल पड़ते हैं कि हमें अपने किंग को बचाना है तो इंसानों को मारना होगा। ब्लैकी भी ये सब कुछ देख रहा था और ये कहता है कि लगता है कि वर्मिट पागल हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि किंग को हमारी मदद की ज़रूरत है, वो खुद ही सारे मामले को अच्छे से संभाल लेगा। और उधर हम देखते हैं कि चीफ अब प्रोफेसर जेमी पर अटैक करने के लिए तैयार था और सारे लोगों को वो इसका कमांड दे देता है। और इस जंग में हिस्सा लेने के लिए ज़ॉम्बी भी गए हुए थे और डॉन भी गई हुई थी। वो भी उस जगह को देखकर डॉन तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस जगह को सबसे पहले अबंडन किया गया था। वो लोग शहर में घूम फिर रहे थे तभी उनकी नज़र एक आर्मी पर पड़ जाती है। वहाँ पर आर्मी के काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। उनकी नज़र जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी पर पड़ती है तो सारे वहाँ पर अटेंशन हो जाते हैं और वो से ये कहने लग जाते हैं कि हम 56 रेजिमेंट डिवीजन के कमांडर्स हैं और तमाम की तमाम बातें आपकी मानी जाएंगी, आप हमारे लीडर हैं। और यहाँ पर हम मैं अकेले नहीं हैं बल्कि आपके साथ 12,000 लोग और भी हैं। आप कंफर्म करें कि क्या आप हमें लीड करेंगे। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।